गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। देखिए हमारा भूगोल का अंतिम चैप्टर चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं अंतिम चैप्टर में भौगोलिक प्रदेश में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोगों ने कल बात करी थी कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो समस्या है पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के है। और पर्यावरण प्रदूषण में भी कई प्रकार के प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना। और इसके अलावा एक मैंने प्रकाश प्रदूषण भी बताया था, है ना। देखिए हम बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार एवं स्रोतों के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में। देखिए वायु प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं जिससे वायु प्रदूषित होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे आसपास में भी हम लोगों ने देखा है कि ईंट के भट्टे हैं, कई ऐसे कल कारखाने हैं जिनमें से धुआं निकलता है, चिमनियों से धुआं निकलता है। आप लोगों ने सड़कों के किनारे कई प्रकार की ऐसी जो इंडस्ट्री हैं वो स्थापित होती हुई देखी, उनमें से धुआं निकलता हुआ देखा होगा। तो हम लोग उनको देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि जब छोटे छोटे उपक्रमों से इतना धुआं निकलता है तो बड़े बड़े उपक्रमों के माध्यम से कितना धुआं निकलता होगा, और वो हमारे पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण के रूप में कितनी बड़ी जो समस्या है लोगों के लिए। मतलब लोग जो है श्वास भी स्वच्छ रूप से नहीं ले पा रहे हैं, साफ सुथरी श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि शहरों में मेरा मतलब एक कवि है मनोज बेचैन, है ना, हमारे धौलपुर जिले के ही हैं, कवि बेचैन के नाम से उनको जाना जाता है। उन्होंने कहा शहर में मेरा दम घुटता है, मेरा गांव मुझे लौटा दो। शहर में मेरा दम घुटता है, मेरा गांव मुझे लौटा दो, उनकी ये कविता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे देश में सबसे बड़ी यदि कोई समस्या है तो वो समस्या है वायु प्रदूषण की, ध्वनि प्रदूषण की, जल प्रदूषण की, भूमि प्रदूषण की और प्रकाश प्रदूषण की। इसके अलावा इन सबको अगर समेकित रूप में यदि हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं इसको पर्यावरण प्रदूषण। क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण जो है इसके स्रोत क्या है? देखिए कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है। इनका जब दहन होता है, जब ये जलते हैं तो उनके जलने के कारण जो धुआं निकलता है वो वायु में मिल जाता है और उससे वायु कैसी हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। औद्योगिक प्रक्रम है, इंडस्ट्रियल एरियाज है कई, उनके द्वारा भी आप लोगों ने देखा होगा धुआं निकलता है चिमनियों के माध्यम से, तो ये भी है। ठोस कचरा निपटान, यदि आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में, पंजाब और हरियाणा में जो भूसी होती है ना, जो प्यार होता है, प्यार बोलते हैं, पुआल बोलते हैं, हमारे यहाँ पे प्यार बोल देते हैं। चावल की फसल होती है ना, चावल की धान बोलते हैं। तो उसका जो कूड़ा कचरा बचता है उसको हम निपटान करते हैं, उसको जलाते हैं। अब जलाएंगे तो आग तो लग जाएगी लेकिन धुआं बहुत उठेगा। तो वो जो है ठोस कचरा निपटान, तो उसके माध्यम से भी क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। वाहित बहता हुआ जल और मल मतलब गंदगी, तो वो जो बहती है उसका निपटान जो किया जा रहा है तो उसके माध्यम से भी क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण, बदबू आती है। आप लोग किसी नाली के बगल में खड़े होकर के देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मतलब कितनी भयंकर बदबू आती है, ऐसी दुर्गंध आती है कि वहां पर मतलब जो है ठहरना संभव नहीं है ना। अब देखिए जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में बाहित मल निपटान, भाई बाहित मल है, मल बह करके जा रहा है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं उनके माध्यम से जो है पानी वो जा रहा है, तो उसका निपटान जब करते हैं तो उस समय भी कौन सा प्रदूषण हो रहा है? जल प्रदूषण। नगरीय वाही जल, नगर का जो जल है वो बह करके जा रहा है बाहर। उद्योगों के विषाक्त कृषित भूमि के ऊपर से बहता हुआ जल, जो उद्योगों का जो मतलब जल है, इंडस्ट्रियल एरियाज का जल है, जैसे हम लोग बात करें रीको इंडस्ट्री की, तो वहां से जो पानी बह करके जा रहा है, वाइट सा पानी है ना, उसमें भयंकर बदबू आ रही है, मतलब रहा भी नहीं जाता, इतना भयंकर बदबू आती है। और वो कृषि जो भूमि है, यहाँ पे कृषि हो रही है सरसों की, है ना, गेहूं की, चने की, तो थोड़ा वो रिस करके और वहां तक वो जल आ जाता है और धीरे धीरे जो जमीन है वो अनुपजाऊ जैसी हो जाती है। तो ये विषाक्त कृषि भूमि के ऊपर से बहता हुआ जल।
बाह्य स्राव होता है बाहरी रूप से। और नाव की ऊर्जा संयंत्र जो है, इन सबके माध्यम से जो प्रदूषण होता है वो कौन सा है? जल प्रदूषण है। इसके बाद में देखिए भू प्रदूषण की बात करें। भूमि में प्रदूषण कैसा होता है? भूमि की यदि उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाए, किसी भी संदूषक के माध्यम से यदि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाए, कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, रासायनिक खाद्य है ना, उनका यदि हम अधिकाधिक उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारी मृदा का क्षरण करेगा, ह्रास करेगा। तो भू प्रदूषण अनुचित मानव क्रियाकलाप है, मानव के उचित क्रियाकलाप नहीं है, अनुचित क्रियाकलाप है। अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट हैं जिनका सही तरीके से, जो इंडस्ट्रियल एरिया से जो अपशिष्ट निकले हैं उनका उपचार सही तरीके से नहीं किया गया, तो इस कारण से जो है इनके जो है ऐसे ही अनुपचारित रूप से निपटान कर दिया, कहीं भी पटक के चले आए, तो निश्चित रूप से क्या होगा? उससे कौन सा प्रदूषण होगा? देखिए आप लोगों ने देखा होगा हमारे धौलपुर को रेड स्टोन के नाम से जाना जाता है। रेड स्टोन डायमंड जो है बोलते हैं हमारे धौलपुर के पत्थर को, और दूर दूर तक हमारे भारत और विश्व के कई देशों में जो है यहाँ से हमारे पत्थर का जो है हम लोग निर्यात करते हैं। तो उसके द्वारा जो लेपा होता है जिसमें पशु पक्षी भी धंस जाते हैं बेचारे, अगर उसको कहीं डाल दिया जाए तो वहां की जो भूमि होती है वो एकदम नष्ट हो गई एक तरीके से। तो जो अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट है उनका निपटान जो हम लोग करते हैं गलत तरीके से, तो उसके कारण भी कौन सा होता है? भू प्रदूषण होता है। पीड़कनाशी हैं और उर्वरकों का ज्यादा अगर हम उपयोग करते हैं, कीटनाशी का उपयोग करते हैं, तो इससे भी क्या होता है? भूमि प्रदूषण होता है। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण आप लोगों ने, मैंने कल बताया था कि सामान्य जो डेसिबल क्षमता होती है वो 25 से 30 डेसिबल की होती है ना? कौन सी बच्ची बताएगी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में? किसको याद बताओ? आपको याद है? आ जाओ बताओ, इधर ही आ जाओ, बताओ सबको बताओ। यदि हमारे सुनने की क्षमता 150 से 160 के ऊपर होती है तो उससे हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। नहीं, 80 से 90, वो तो बहुत ज्यादा उसमें चला जाएगा। 80 से, मैंने 80 से 90 लिखा है। 80 से 90 डेसिबल क्षमता से अधिक की यदि ध्वनि हम लोगों की कर्णपटल से टकराती है, मैंने कल भी बताया था, तो फिर कर्णपटल फटने की संभावना रहती है ना? ये चलो सर। तो देखिए हम लोग ये चीज बहुत अच्छे से समझ लें कि सामान्य जो क्षमता होती है वो 25 से 30 डेसिबल की होती है, और 80 से 90 डेसिबल क्षमता की ध्वनि यदि हमारी कर्णपटल से टकराएगी तो हमारी कर्णपटल भी फटने की संभावना पूर्ण रूप से रहेगी, है ना? तो हमारे ध्वनि प्रदूषण में अगर हम बात करें तो वायुयान है, मोटर वाहन है, रेलगाड़ियां हैं, इनकी जो आवाज आती है, इनकी जो गड़गड़ाहट की आवाज आती है उनके द्वारा, और कई प्रकार के औद्योगिक प्रक्रम हैं, इंडस्ट्री जो है बड़ी बड़ी मशीनें जो है उसमें चलती है तो आवाज आती है बहुत तेज तरह। कई प्रकार के जो विज्ञापन मीडिया हैं उनके द्वारा भी जो है प्रचार प्रसार किया जाता है, तो उनके द्वारा जो आवाजें आती हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो ध्वनि होती है वह ध्वनि स्वतंत्र रूप में विचरण करती है और तेज तर्रार सुनाई पड़ती है आवाज, और वो हमारे कानों से टकराती है। तो उसके कारण जो प्रदूषण फैल रहा है वो कौन सा प्रदूषण है? ध्वनि प्रदूषण है। उससे बहरापन है, हाइपरटेंशन है, टेंशन है, हेडेक है, दिमाग में सिर दर्द है, और मानसिक बीमारियां हैं कई प्रकार की, वो उससे प्रभावित होती हैं। सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, सूर्य से आने वाली, है ना, पृथ्वी पर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं वो बहुत ही, और जब वो आती हैं तो अगर वो सीधे हमारी त्वचा पे, आप लोगों ने सुना होगा त्वचा कैंसर हो गया, किसी को मोतियाबिंद हो गया, तो प्रकाश का प्रदूषण जो होता है वो इस माध्यम से भी कभी कभी दिखाई पड़ता है, उसके इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं। मैंने इसमें नहीं लिखा है। सर्वाधिक जल प्रदूषक जो उद्योग है जैसे चमड़ा है ना, ये सर्वाधिक जल प्रदूषक में आते हैं। चमड़ा है क्योंकि इसका जो पानी जो निकलता है बहुत बदबूदार होता है,
लुगदी है, कागज की लुगदी बनाई जाती है, कागज बनाया जाता है, उसमें से भी भयंकर बदबू आती है। वस्त्र और कई प्रकार के जो केमिकल्स हैं, रसायन हैं, वो जो तैयार किए जाते हैं, तो उनसे भी जो है एक तरीके से बदबूदार जो पानी का रिसाव होता है, पानी का फैलाव होता है, बाहर बहाया जाता है, उसका निपटान किया जाता है, तो निश्चित रूप से वो सर्वाधिक जल प्रदूषकों में आता है। इसके बाद में देखिए भारत में, हमारा भारत विविध सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। संप्रभुता, एकता, अखंडता और इसके अलावा हमारे भारत में सर्वधर्म समभाव की भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। हमारा भारत देश सभी धर्मों को समान आदर की दृष्टि से देखता है, सभी धर्मों को समान आदर दिया गया है, किसी भी धर्म को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है। वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यदि हम दूसरे के हित का ध्यान रखें, एक जो हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उनका ध्यान रखें और हम अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति की हमको स्वतंत्रता है। हम लोगों को हर प्रकार से हमारे देश में एक जो कह सकते हैं ना, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा संविधान है हमारा, 395 आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर। तो हम लोग इस चीज को महसूस करते हैं कि हमारा देश जो है विविध सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। हमारे देश में कहीं पे मौसम ठंडा रहता है, कहीं पे गर्म रहता है, कहीं पे मध्यम रहता है, अलग अलग प्रकार की जलवायु, अलग अलग प्रकार की खान पान, रहन सहन, चाल डाल, वेशभूषा और विविध संस्कृतियों को अपनाने वाले लोग निवास करते हैं। तो हमारे देश में तीर्थ यात्राओं को लेकर के, जैसे कुंभ का मेला लगता है हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, है ना, इनमें तो भारत में तीर्थ यात्राओं, कई धार्मिक मेलों का आयोजन होता है और पर्यटन टूरिज्म जो है, घूमने के लिए हम लोग इधर उधर जाते हैं। ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियां भी जल प्रदूषण का कारण है। अब आप लोग कहेंगे सर कैसे? क्योंकि तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, नदी स्नान कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो वहीं पर जा करके जो है स्नान करते हैं, वहीं पे जो है अपना फ्रेश होते हैं, है ना। तो इतने सारे बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे और जो है प्रॉपरली उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, है ना, नहीं होगी, तो क्या होगा? ये गंदगी फैलेगी और इस तरीके से जो है पूरा का पूरा माहौल जो है वो एक तरीके से गंदा हो जाता है। तो इनको भी उत्तरदायी माना गया है। देश की सर्वाधिक प्रदूषित यदि नदियों की बात करें तो गंगा यमुना है, क्योंकि गंगा का एक अपना महत्व है। इसके अंदर जो है लोग अपने पूर्वजों का, अपने जो भी लोग मर जाते हैं उनकी अस्थि विसर्जन करते हैं गंगा में, है ना। ऐसी मान्यता है कि गंगा में अस्थि विसर्जन करने से जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी जो भी व्यक्ति, परिवार का सदस्य जो ईश्वर की आत्मा में एक तरीके से विलीन हो गया, ईश्वर में विलीन हो गया, वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया, इस दुनिया में नहीं रहा, तो उस व्यक्ति की आत्मा की संतुष्टि के लिए गंगा स्नान कराया जाता है। तो उसमें जो है अस्थियां डाल देते हैं। तो बताइए कितने लोग हैं देश के अंदर? 121 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अब वो उसमें डालेंगे, थोड़ी थोड़ी अस्थियां डालते रहेंगे तो गंदी होगी कि नहीं होगी? इसके अलावा बहुत सारी चीजें, पूजा अनुष्ठान की चीजें डालते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये नदियां को, इसके अलावा पता है और क्या है? इंडस्ट्रियों से निकलने वाला गंदा जो नाला है, पानी है, वो नदी में डाल दिया। शहर की गंदगी का नाला है, वो भी उसी में सरका दिया। यानी सबको नदियों में डालते जा रहे हैं। और नदियों के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, मछलियां हैं, है ना, कई प्रकार के सरीसृप और भी जीव जंतु बेचारे वो मर जाते हैं, उसमें सड़ जाते हैं, तो उससे और ज्यादा जल प्रदूषित हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं रहता। और देखिए देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियां गंगा यमुना है। गंगा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज्यादा, जो ये तीनों के तीनों है ना, गंगा नदी में यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, इनका जो है अवशेष सबसे ज्यादा जाता है। अब हमारा धौलपुर का तो नहीं है कि सीधा गंगा में हम लोग यहाँ के पानी को वहां डाले हैं। भाई जो नजदीक में होगा वही तो उसको यूज करेगा। ऐसे ही यमुना नदी में दिल्ली है, यूपी है, आगरा, तो वो लोगों की जो है पूरी की पूरी शहरी गंदगी है वो उसमें आती है। तो इस तरीके से नदियां क्या हो रही हैं? प्रदूषित हो रही हैं। अब देखिए कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे नगर घरेलू कचरे को नदी में निर्मुक्त करते हैं, यानी छोड़ते हैं। अब ये नदी में छोड़ेंगे तो नदी क्या होगी? शुद्ध होगी या गंदी होगी? गंदी होगी ना, तो गंदी हो जाती है।
देखिए फरक्का बांध है, आ सकता है पेपर में। फरक्का बांध मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। ठीक है, मुर्शिदाबाद जिला है और पश्चिम बंगाल का है, फरक्का बांध बनाया गया है। अब देखिए संदूषित जल के उपयोग से होने वाले रोग, संदूषित जल के उपयोग से कौन कौन से रोग आते हैं? दस्त हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, इसको डायरिया कहते हैं, हेपेटाइटिस है, आंतों के कृमि हैं, आंत जो होती है ना उनमें कृमि कीड़े पड़ जाते हैं, रोग लग जाता है, इस प्रकार की कई बीमारियां होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, भारत में 25% एक चौथाई संचारी रोग जो है इसी से होते हैं, जल जनित होते हैं। गंदा जो जल लोग पीते हैं उसी से ये बीमारियां होती हैं। अब सब लोगों को तो डिस्टिल वाटर मिलने से रहा, भाई जो गरीब लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा, वो लोग अशुद्ध जल यानी शुद्ध जल किस तरीके से पिएंगे? डिस्टिल वाटर किस तरीके से पिएंगे बताइए आप? बिस्लेरी की बोतल जो है वो कहां से पिएंगे बेचारे, है ना? तो वो इस तरीके से जो है हमारे देश में 25% संचारी रोग जो है वो जल जनित होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। वर्तमान में उसे नमामि गंगे कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है और नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में जन जागरूकता लाना, सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति, नदियों में हम किसी प्रकार की गंदगी न डालें, औद्योगिक जो अपशिष्ट है उनका सही तरीके से निपटान हो, और विभिन्न प्रकार की जो गंदगियां हम लोग फैला रहे हैं पानी के स्रोतों के अंदर वो ना फैलाएं, स्वच्छता अपनाएं इसके लिए, और आसपास में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाएं। इस प्रकार की कई जो गतिविधियां हैं वो इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश स्तर पर, ये भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और उसके माध्यम से जून 2014 से शुरू हुआ था, इसी से संबंधित है। इसे राष्ट्रीय अभियान से नगरीय अपशिष्ट निपटान। देखिए नगरीय क्षेत्रों के आसपास में जो औद्योगिक एरिया जो होते हैं और कई इकाइयां होते हैं उनसे कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, तो उनका सही तरीके से जो है निपटान हो। अगर सही तरीके से निपटान होगा तो निश्चित रूप से जो गंदा पानी है, गंदा दूषित जल है, वाहित मल है और भी कई प्रकार की गंदगी है वो उन स्रोतों में डालने से बचेंगी। तो उससे क्या होगा, हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है वो कुछ हद तक जो है कम हो सकेगा। तो इसका सेकंड पार्ट आप लोगों की समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट जो अंतिम पार्ट है वो कल लेकर के मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा, है ना? अब प्रेयर में चलिए।